नई दिल्ली में गुरुवार को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणामों की घोषणा की जाएगी। इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाले देश भर के शहरों की रैंकिंग घोषित होगी। इस प्रतिस्पर्धा में भोपाल ने भी भाग लिया है। केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय देश भर के स्वच्छ शहरों की रैंकिंग की घोषणा करेगा। यहाँ नगरीय निकायों की स्वच्छता में रैंकिंग की घोषणा भी होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर को सम्मानित करेंगी। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पिछले दिनों इंदौर और भोपाल सहित नगर निगम अधिकारियों को बुलावा भेजा गया है, जिसके बाद महापौर, निगमायुक्त और एमआईसी सदस्यों ने कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारियां शुरू कर दी थी। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मेयर पुष्पमित्र भार्गव दिल्ली पहुंचे हैं, तो वहीं स्वच्छता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को कई पुरस्कार मिलने वाले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ये पुरस्कार ग्रहण करेंगे और इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को घोषणा की कि विधानसभा में इसी सत्र से एक नवाचार होगा। आने वाले सत्र से शून्यकाल में सदस्यों को तात्कालिक घटनाओं पर बोलने का समय दिया जाएगा और अब तक शून्यकाल में सिर्फ मुद्दा उठाया जा सकता था, लेकिन उस पर बहस नहीं होती थी। तोमर ने यह भी कहा कि हर सदस्य को सदन में बोलने का अवसर मिले, यह कोशिश भी करेंगे और आगामी 7 फरवरी से शुरू होने वाले सत्र में पहली बार विधायकों को सदन में बोलने की प्राथमिकता मिलेगी। इस बार 69 विधायक पहली बार के हैं और तोमर ने विधायकों के ट्रेनिंग कार्यक्रम के दौरान यह ऐलान किया। एक तरफ सियासी गलियारों में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासत मची हुई है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दोनों पूर्व सीएम की राम भक्ति का अलग ही रंग दिख रहा है। कमलनाथ अपने पुत्र और छिंदवाड़ा सीट से सांसद नकुलनाथ के साथ राम नाम पत्रकों पर राम नाम लिख रहे हैं, तो वहीं राम मंदिर को लेकर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले दिग्विजय सिंह राम भक्ति के अलग रंग में लीन है। दिग्विजय सिंह भगवान राम को इष्ट देव बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उन्हें मानते हैं और मानते रहेंगे। दिग्विजय सिंह के बयान में कहा कि अब देश के अंदर रहने वाले सभी जातियों को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है और इन्होंने पहले धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान को बांटा और अब भगवान राम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई। इसको लेकर बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी सीहोर में एकजुट होंगे और इस बैठक में राज्य सरकार के कामकाज के साथ को लेकर लोकसभा चुनाव पर भी मंथन होगा। बैठक में राज्य बीजेपी संगठन के प्रमुख विष्णुदेव शर्मा और संगठन मंत्री हितानंद के अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे और वहीं संघ के प्रमुख पदाधिकारी अरुण कुमार, दीपक बिस्पोते, राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्बाल हिस्सा लेंगे। इस बैठक में लोकसभा भार जिम्मेदारियां सौंपे जाने की तैयारी है। और पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से मध्य प्रदेश के घने कोहरे के आगोश में कुछ जिलों में हल्की बारिश भी हो रही है। गुरुवार सुबह घना कोहरा और कड़ाके की ठंड रही। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत 12 शहरों में टेम्परेचर 20 डिग्री के नीचे रहा। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में हवाओं का रुख उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी बना हुआ है। उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने लगी है। इस वजह से वहां से आ रही सर्द हवाओं के कारण मध्य प्रदेश में भी रात के तापमान में गिरावट होने के आसार हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस की प्रमुख सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया है।
इस पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रावण की तरह हट करना कांग्रेस को भारी पड़ेगा और कांग्रेस को देश से हटा देना। वहीं कांग्रेस नेता के मिश्रा ने कहा कि ये कांग्रेस प्रमुखों का अपना फैसला है। जो सर्वोच्च आचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, आदरणीय शंकराचार्य जी शिरकत नहीं कर रहे हैं। जिस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को लेकर लड़ाई लड़ने वाले अपने बुजुर्ग नेता माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को न आने के लिए कहा है, सोनिया गांधी जी और खरगे साहब जाएं या ना जाएं, ये हमारी पार्टी का निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी के आमंत्रण पर हम थोड़ी जाएंगे। हमें यदि दर्शन करना होगा तो 22 को भाजपा के जलसे के बाद भी जा सकते हैं। सोनिया गांधी जी हों या कांग्रेस के नेता हों या अन्य कोई राजनीतिक दल या अन्य सामाजिक क्षेत्र में या देश के व्यापारी या प्रतिष्ठित नागरिक जो भारत की भूमि में रहते हैं, भारत की संस्कृति और भारत में भरोसा करते हैं, राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास ने इस संदर्भ में सभी को निमंत्रण भेजा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सोनिया के मन में आज भी, कांग्रेस के मन में आज भी राम विरोध जो का तो है। वो कल भी राजा राम को काल्पनिक मानती थी, आज भी भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन कांग्रेस को नहीं भा रहा, भगवान राम की प्रतिष्ठा कांग्रेस को नहीं भा रही। वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कुल मिलाकर राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करना चाहती है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करना चाहती है। इसलिए हम सब कांग्रेसी मित्रों से यही प्रार्थना करते हैं कि जिसको भगवान राम का आशीर्वाद नहीं होगा वही तो अयोध्या नहीं जाएगा, वो अभागा होगा, वो भाग्यशाली नहीं होगा। वर्षों के इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 को वह शुभ घड़ी आने वाली है, जब रामलला अपने भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं। अयोध्या में होने जा रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 16 से 22 जनवरी तक होने वाले कार्यक्रमों का पूरा शेड्यूल जारी हो गया है। 16 जनवरी से पूजन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। 17 जनवरी को श्री विग्रह का परिसर ग्रहण कराया जाएगा और शुभ ग्रह का शुद्धिकरण होगा। पीएम मोदी 22 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पीएम मोदी ने आमंत्रित किए गए 8,000 से ज़्यादा लोगों को संबोधित किएंगे और इसके लिए राम मंदिर के सामने उत्तर पूर्वी कोने में मंच बनेगा। पीएम के संबोधन का 5 लाख गांव सहित देश भर में प्रसारण होगा। अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग पर भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और संघ प्रमुख मौजूद रहेंगे। तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अतिथियों के ठहरने के लिए अयोध्या में पहली बार कुंभ की तर्ज पर 3 टेंट सिटी बसाई गई हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में आमंत्रित साधु संतों और वीआईपी अतिथियों के ठहरने के लिए 3 टेंट सिटी तीर्थ क्षेत्रम, कार सेवकपुरम और मोरपंत पिंगले नगर तैयार किया गया है। और वहीं उच्च शिक्षा, तकनीक शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने मंत्रालय स्थित सभाकक्ष में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय परिदृश्य एवं कार्य योजना की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के निर्देशों पर एवं राज्य सरकार के संकल्प के अनुरूप विभागीय कार्य योजना पर तीव्रता से क्रियान्वयन हो। मंत्री परमार ने विभागीय अधिकारियों के साथ 100 दिवस के लिए विभागीय कार्य योजना पर बिंदुवार चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में क्षेत्रीय सांसद एवं भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गिद्धखिनी ग्राम पहुंचे और उन्होंने हितग्राहियों से सीधा संवाद किया और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी एवं सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसान और महिलाओं के लिए समर्पित सरकार है।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वर्गीय सहायता समूह, माफ कीजिए, स्वयं सहायता समूह और उनके माध्यम से देश भर की 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का संकल्प लिया है। के माध्यम से 2014 के बाद जब आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद गांव गरीब मजदूर किसान सबके कल्याण के लिए लेकर चलने की जो बात कही थी, उसको पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनी उनका लाभ आज समाज के प्रत्येक वर्ग को मिल रहा है। लोगों ने सोचा नहीं था कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई, आज प्रधानमंत्री आवास योजना से अगर आवास हो जाए तो आवास के साथ में गैस का जुगाड़ भी मिल रहा है, इसके साथ में बिजली भी मिल रही है, ज़्यादा भी मिल रहा है, किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का भी लाभ मिल रहा है, गरीबों के लिए आयुष्मान भारत से 50 करोड़ लोगों को और जिनका कार्ड होता है वो परिवार एक साथ में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करा सकता है। बड़ी संख्या में देश भर में ऐसे लाभार्थी निकल के आ रहे हैं। आज इस बात को कह रहे हैं